देखो, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप इंडिया एंड वेज टू फंड सेटअप। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि क्यों बिजनेस करना एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा काम है रादर देन लुकिंग फॉर अ जॉब। तो ये चैप्टर हमको यही बता रहा है कि हम सबको एज अ क्राउड जो है सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इंडस्ट्री में जाएंगे, कैसे हमारी जॉब लगेगी, हम कौन सा कोर्स करें ताकि हमें जॉब मिले। रादर ये टॉपिक हमको ये सिखाता है कि हमें भी बिजनेस एंगल से सोचना चाहिए एंड वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट सेटिंग अप आवर ओन बिजनेस। अब इस इनिशिएटिव की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ये इनिशिएटिव का नाम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड वेज टू फंड स्टार्टअप। अब मेरे मन में अगर आता है कि चलिए ठीक है, ध्रुव सर कहते हैं तो हम लोग बिजनेस करने की सोचते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके अंदर आता है कि सर पैसे कहाँ से मिलेंगे, सर कैपिटल कैसे मिलेगी, सर हमें स्टार्टअप में हेल्प कौन करेगा। तो इसी तरीके से हम थोड़ा पढ़ने के लिए बातें कर रहे हैं। देखो, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि देखो, पहला स्टेप जो है, जो स्टार्टअप का पहला स्टेप है वो तो आप ही लोगे। पहला स्टेप का मतलब है कि पहले जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आप ही डेवलप करोगे, आप अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव आप ही सेट करोगे, आप अपने सिस्टम को इनोवेटिव बनाने की आप ही कोशिश करोगे। उसके बाद आप हमेशा जब बिजनेस शुरू करते हो तो दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल लेवल। स्मॉल से फिर आप मीडियम साइज पे जाते हो, मीडियम से फिर आप एक लार्ज लेवल की इंडस्ट्री बन के बाहर निकलते हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग क्या फेस कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले अपने एक स्मॉल लेवल से बड़े लेवल पे हम कैसे जाएंगे, राइट। तो उसके लिए हम हमारे पास कुछ चीजें हैं। देखो, इसको वन बाय वन में पढ़ के समझाता हूं आपको। पहला पॉइंट कहता है, देखिए, ट्रिगर। पहला पॉइंट कहता है ट्रिगर एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर एंड inculcate entrepreneurial values in the society at large and influence the mindset of people towards entrepreneurship। मतलब अगर मैं या गवर्नमेंट अगर चाहे कि लोग मैक्सिमम क्या हो, बिजनेस सेटअप करने की सोचें, तो वो कैसे शुरू हो सकता है, जब लोगों के माइंड में एक चीज डाली जाए कि बिजनेस करना और बिजनेस करने का हुनर रखना भी एक स्किल है। आपको सिर्फ जॉब करने के बारे में न सोचना चाहिए, बल्कि यू शुड ऑल्सो क्रिएट सच एन वर्क एनवायरमेंट, सच अ कल्चर वेयर पीपल मोस्टली गो टू क्रिएट देयर ओन एंटरप्राइज। इस तरीके की हम थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से लोग स्टार्टअप इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट कहता है क्रिएट अवेयरनेस। किस चीज के बारे में अवेयरनेस? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द चार्म ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर एंड प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्पेशली अमंग द यूथ। अब जो यूथ है उसके पास क्या है, आइडियाज होते हैं। यूथ के पास भले पैसे की प्रॉब्लम हो, लेकिन ऑलवेज यूथ हैज अ गोल, यूथ हैज अ इनोवेशन, यूथ हैज अ टेक्नोलॉजी। क्योंकि वो अभी अभी फ्रेश अपनी स्टडी खत्म करके आया है, वो कुछ नया करना चाहता है जिससे कंट्री में कुछ नया जीडीपी जनरेट हो। तो उसके बारे में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैसे यूथ अपना बिजनेस सेल्फ क्रिएट कर सकता है और किस तरीके से वो लोगों सोसाइटी के लिए हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से हमें उसको मोटिवेशन टाइप में उसको इंकरेजमेंट करनी है, राइट। थर्ड पॉइंट क्या देखता है, देखो, थर्ड पॉइंट हमारे बारे में क्या कहता है, इनकरेज मोर डायनामिक स्टार्टअप बाय मोटिवेटिंग एजुकेटेड यूथ, साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट टू कंसीडर एंटरप्रेन्योरशिप एज अ ल्यूक्रेटिव, प्रेफर्ड एंड वायबल करियर। अब लोगों को सिर्फ ये नहीं बताना कि आप पढ़ लिख लोगे तो अच्छी जॉब लग जाएगी। सिर्फ पढ़ लिख के अच्छी जॉब लगना एक करियर नहीं है, ये एक सेटलमेंट की फीलिंग नहीं है। क्योंकि जब भी आप जॉब कर रहे हो तो यू शुड कीप इन माइंड कि आप कहीं ना कहीं जो वर्क कर रहे हो वो भी आपको यूज ही की कर रहे हैं, मतलब आप किसी ना किसी कंपनी में अपने एफर्ट्स डाल रहे हो। तो रादर पुटिंग द एफर्ट्स फॉर समवन अदर, फॉर सम अदर कंपनी, यू शुड क्रिएट योर ओन एंटरप्राइज। फोर्थ पॉइंट कहता है support early phase of entrepreneurship development including pre-startup, nascent as well as early पोस्ट स्टार्टअप फेज एंड ग्रोथ एंटरप्राइज। अब ये क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो अर्ली स्टार्टअप्स हैं, जो फ्री, जिनके पास फ्री माइंड है, जिनके पास टैलेंटेड टेक्नोलॉजी का माइंड है, जिनके पास फाइनेंस की कमी है लेकिन उनके पास आइडियाज बड़े ब्रिलियंट हैं, उसको आगे चल के प्रमोट करना चाहिए। और उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सब्सिडाइज चीज़ें, सब्सिडाइज रिसोर्सेज प्रोवाइड करे ताकि लोग, मोस्टली लोग एंटरप्रेन्योरशिप तरफ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। देखो फिफ्थ क्या कहता है,
broad base the entrepreneurial supply by meeting specific needs of underrepresented target group like women, socially and economically backward communities, scheduled caste and scheduled tribes, underrepresented region to achieve inclusiveness and sustainable development to address the need of the population at the bottom of the pyramid। ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट हो गया, आप इसको चाहो तो सिर्फ इतना लिख सकते हो कि जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है, जो वीमेन क्लास ऑफ सेक्शन है, जो मोस्टली हाउस वाइफ्स हैं, या वो लोग जो SC ST हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, जिनको जॉब नहीं मिल रही, जो एजुकेटेड नहीं है, वो चाहे तो अपना स्मॉल स्केल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाहे वो झाड़ू बनाना हो, चाहे अगरबत्ती बनाना हो, चाहे कपड़े की सिलाई हो। ये छोटे मोटे काम भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा आउटपुट क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट या एक आम पर्सन किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप तरफ जाए रादर देन लुकिंग फॉर अ जॉब और रादर देन पिकिंग एंड ड्रॉपिंग अ न्यू एंड फ्रीक्वेंट जॉब, राइट। तो दिस इज व्हाट स्टार्टअप स्कीम, ये क्या हो गई हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड वेज टू फंड सेटअप। कैसे स्टार्टअप करना है और क्या क्या तरीके गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है जिससे लोग क्या करें, स्टार्टअप की तरफ बढ़ें, लेकिन उनको ये फील ना हो कि बिजनेस करना एक बहुत टफ काम है, राइट। अब क्या है, एज पर नोटिफिकेशन डेट February 17, 2017 इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टार्टअप मीन्स। अब ये देखो, ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये क्या होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 फरवरी को एक नोटिफिकेशन निकाला जो मिनिस्ट्री किसकी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। आगे चल के आप पढ़ोगे मिनिस्ट्रीज क्या होती हैं, डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ये हमारा वैसे पॉलिटिकल चीजें हैं, लेकिन समझ लो आप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट ना करके अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू सोसाइटी में कुछ मैसेज देती है। तो लोगों को लगा ये स्टार्टअप क्या है, ये स्टार्टअप स्कीम क्या है, गवर्नमेंट स्टार्टअप में क्या प्रोवाइड कर रही है, ऐसा क्या गवर्नमेंट कर रही है ताकि हमें पता चले। तो वो नोटिफिकेशन क्या कहता था, देखो इसके अंदर कितनी बातें थी, इसके अंदर 4 पॉइंट्स की बातें थी। ए पॉइंट कहता है एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया, यानी कोई भी ऐसी एंटिटी या कोई भी ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जो इंडिया में क्या है, रजिस्टर्ड हुआ है और नॉट ओल्डर देन 5 ईयर्स, मतलब अभी वो नया ही है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब 5 साल के अंदर ही वो क्रिएट हुआ है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एनुअल टर्नओवर डज नॉट इंक्रीज 25 करोड़ इन एनी प्रीसीडिंग ईयर, यानी पिछले 5 सालों में जब से आप ओपन हुए हो आपकी टर्नओवर मतलब मैंने क्या बताया था हमेशा, टर्नओवर मतलब सेल, अगर आपकी सेल कितनी है 25 करोड़ के अंदर है, 25 करोड़ के आप अंदर आते हैं और वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन में काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेसेस में काम कर रहे हैं, ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट्स, यानी अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो हम आपको क्या मानेंगे कि जो भी गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया के लिए प्रमोशनल स्कीम लाई है, स्टार्टअप इंडिया के लिए जो भी वो सब्सिडी लाई है वो आपको भी मिलेगी। तो यानी अगर आप बिजनेस एंटरप्राइज हैं, रजिस्टर्ड इंडिया में हुए हैं, 5 साल से पुराने नहीं है और आपकी सेल अगर 25 करोड़ के अंदर है प्रीसीडिंग ईयर में, पिछले साल में, और आप किन कामों में लगे हैं, इनोवेशन में है, डेवलपमेंट में है, कॉमर्शियलाइजेशन में है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या प्रोसेस हो, तो आपको हम क्या मानेंगे, स्टार्टअप इंडिया के अंदर आने वाली एंटिटी मानेंगे और आपको सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ मिलेंगे जो मिलने चाहिए, राइट। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज वेज टू फंड स्टार्टअप। वेज टू फंड स्टार्टअप, किस तरीके से आप पैसों को कलेक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक को ध्यान समझना, ये बुक में डिटेल से होगा और भी डिटेल से आप पढ़ के और डाउट पूछ सकते हैं, अभी मैं अपने नोट से करा रहा हूं आपको। वेज टू फंड स्टार्टअप मतलब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं पैसे कहां से कलेक्ट करूं, सर पैसे मार्केट में कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, सर स्टार्टअप इंडिया के तहत पैसे किस किस तरीके से हम इकट्ठे कर सकते हैं और ये कौन कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट की स्कीम होती है, इसको हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। देखो सबसे पहली स्कीम का नाम है बूट स्ट्रैपिंग। व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग? बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या कहता है, बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है, पहली बात समझो, ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, यानी जब फर्स्ट टाइम आप पैसे लोगों से कलेक्ट करते हो, लोगों से आप अपनी सेविंग्स को लेते हो, तो उसे हम बूट स्ट्रैपिंग बोलते हैं। इसके अंदर मैं पढ़ रहा हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो कॉमनली नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग, बूट स्ट्रैपिंग को और क्या बोलते हैं बताओ, सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। बूट स्ट्रैपिंग को हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। It is considered at first funding option because they stretching out your personal saving and resources।
लोगों की जो पर्सनल सेविंग है, लोगों के जो रिसोर्सेज हैं, उसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तरीके से यूज कर रही है। यू आर tied to your business also at a larger stage, investor consider it as your merit। अगर आप एक अच्छे बिजनेस सेटअप कर चुके हैं और आपकी थोड़ी बहुत मार्केट में गुडविल बन चुकी है, तो आप बूट स्ट्रैपिंग का फायदा उठा के लोगों की सेविंग को अपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा है क्राउड फंडिंग। ये क्राउड फंडिंग क्या है? क्राउड फंडिंग मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूं। क्राउड फंडिंग को बोलते हैं इट इज अ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन गोल। मतलब 10, 15, 50 लोगों ने किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट को देखा, किसी अच्छे प्रोसेस को देखा और वहां लोगों ने मिलकर पैसे लगाया, उस क्राउड को हम बोल रहे हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग इज नॉट न्यू टू इंडिया, ये इंडिया बहुत पुराने टाइम से चल रही है। देयर आर मैनी इंस्टांसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीचिंग आउट टू कॉमन पीपल फॉर फंडिंग। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल नए बिजनेस पर्सन को देखते हैं, नए एंटरप्राइज को देखते हैं और उनमें अपना पैसा लगाते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, राइट। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टमेंट। ये एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो मैं पढ़ रहा हूं। एंजल इन्वेस्टमेंट आर इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश who have keen interest to invest in upcoming startup. They also offer mentoring or advice alongside capital। अब देखो ध्यान से, आप बिजनेस ओपन करना चाहते हो लेकिन कुछ ऐसे इंडिविजुअल मार्केट में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिसे हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। वो लोग नए नए बिजनेसमैन को ढूंढते हैं, उनके इनोवेशन तरीके को देखते हैं और उनमें वो लोग तलाशते हैं कितने पोटेंशियल आप हो, और वो लोग देखते हैं कि कौन कितना पोटेंशियल रखता है और आपको पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। और पैसे के साथ साथ वो क्या दे रहे हैं, आपको एडवाइस भी देते हैं, यानी मेंटरिंग और एडवाइस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए। ओके, वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट क्या है, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब है देयर आर प्रोफेशनली मैनेज फंड विच आर इन्वेस्टेड इन कंपनी दैट हैव ह्यूज पोटेंशियल। यानी वेंचर कैपिटल एक प्रोफेशनल लोग मैनेज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, छोटी में भी लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या है, पोटेंशियल क्या देख रहे हैं, ह्यूज पोटेंशियल। याद रखना, इन्वेस्टर हमेशा कंपनी की टर्नओवर को न देख के पोटेंशियल को देखता है कि फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकती है और करंट में वो क्या कर रही है। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड एक्सपर्टाइज एंड मेंटरशिप। मतलब ये भी आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज देते हैं, एक्सपर्टाइज देते हैं और आपकी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिफ्थ है हमारे पास बिजनेस इनकम्बेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स। व्हाट आर दे? Early stage business can consider incubator and accelerator program as funding option. These programs assist hundred of startup business every year। ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये भी एक ऐसे लोगों को देखते हैं जो मार्केट में नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, हर दिन बिजनेस में आ रहे हैं, है ना, और हर लोगों में से ये ग्रुप ऑफ लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ग्रुप ऑफ लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम को इनके सामने रखते हैं। और कौन है जो हमको प्रमोट करते हैं? माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी। अब ये माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी क्या होती हैं, मैंने पहले ही बताया था बिजनेस सर्विस के चैप्टर में। बैंक्स भी होते हैं और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी होती है जिसे हम एनबीएफसी बोलते हैं। ये दोनों ही क्या है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो छोटे लेवल पे फाइनेंस का काम कर रही है, लोन देने का काम कर रही है, ये लोग, प्लस एनबीएफसी अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग बिजनेसेस दे आल्सो प्रोवाइड फंड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज टू प्रमोट देयर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू प्रमोट देयर बिजनेस एज वेल, राइट। तो ये वो तरीके हैं, ये वो लोग हैं, ये वो एसोसिएशंस हैं जो क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू स्टार्टअप का फंड का काम कर रहे हैं। कहां से पैसा मैं कलेक्ट करूं? मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये हम कम्युनिटीज के पास जा सकते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं और हम अपने स्टार्टअप का पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ गया दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, आईपीआर। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएगा जब आप आगे की स्टडीज़ करोगे। जैसा कि मैंने बताया दोनों ही टॉपिक न्यूली एडेड है, एंटरप्रेन्योरशिप भी न्यूली एडेड है और ये आईपीआर का कॉन्सेप्ट भी न्यूली एडेड है। ये क्या है, पहले आप एक डायग्राम देख लो तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखो, ये है आईपीआर। आईपीआर क्या कहता है, ये जो चीज आप देख रहे हो, आईपीआर के अंदर कौन कौन से कंटेंट आ गए, आपको कॉपीराइट कहलाता है, पेटेंट कहलाता है, ट्रेडमार्क कहलाता है, ट्रेड सीक्रेट जो होते हैं ये आपके आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे मान लो ये मेरे नोट्स हैं, अब ये मेरे नोट्स क्या हैं,
इस नोट्स में मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत कंसाइजनेस बनाया है, बहुत सारी बुक को देख के नोट्स बनाया है, बहुत सारी चीज़ों को गूगल से देख के मैंने पिक्चर्स डाली है, ताकि बच्चे को या स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए और उसकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। तो आई कैन से दिस इज माई वन ऑफ वॉट कॉपीराइट, दिस इज वन ऑफ माई ट्रेडमार्क, दिस इज वन ऑफ माई पेटेंट ट्रेडमार्क। आई कैन ऑल्सो हैव माई ट्रेडमार्क ऑफ माई नोट्स, ऑफ माई क्लास लेक्चर्स, ऑफ माई वीडियो लेक्चर्स, ताकि दूसरा पर्सन जो है मेरी मेहनत को, मेरी चीज को कॉपी ना कर पाए। राइट, तो आईपीआर का मतलब क्या होता है? आपके ऐसे एसेट्स जो फिजिकली तो किसी को आप दे ले नहीं सकते, लेकिन उसमें आपकी नॉलेज लगी है, एक्सपीरियंस लगी है, टाइम लगा है, तो वो आपका आईपीआर का है। जैसे डेटा भी जो होता है एक बैंक का डेटा जैसे है, अब बैंक के पास कई कस्टमर्स का डेटा है, राइट। अब बैंक के पास कितने कस्टमर का डेटा है, तो क्या बैंक कभी डेटा किसी को शेयर कर सकता है? या डेटा अगर शेयर हो जाए तो सोचो दुनिया में कितना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। गूगल में हमारा कितना डेटा है, समझ रहे हो? हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो आप क्लास ले रहे हो स्कूल से, कितना डेटा उनके पास, तो कभी भी डेटा वो आपसे बिना पूछे दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ये आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका एसेट्स है, राइट। तो थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं आईपीआर का डिटेल से, फिर हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। देखो, ओवर द पास्ट 2 decades intellectual property right have grown in a stature from where it play a major role in the development of the global economy। कुछ सालों से तो नहीं बोलेंगे, डिकेड्स लिखा हुआ है, यानी कई डिकेड से हमारे पास क्या हो रहा है, ये आईपीआर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इनटेंजिबल चीजों की बातें ज्यादा ही क्या हो रही है, डीप में पढ़ी जा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी is everywhere, that is music you listen to, the technology that your phone work, the design your favorite car, logo on your sneakers, etc. It exists in all the things you can see all over your product. Human creativity and skills such as inventions, book, painting, song, symbol, name, images, design in the businesses। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट में जितनी चीजें आप देख रहे हो, क्या बुक प्रोडक्ट में डिजाइन भी है, प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी भी है, प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट भी बढ़िया आ रहा है, प्रोडक्ट का लोगो भी बड़ा अच्छा है, तो ये सब क्या है, कंपनी के ये ट्रेडमार्क्स हैं, कोई दूसरी कंपनी इसको कॉपी नहीं कर सकती। ऑल इन्वेंशन of creation begin with the idea. Once idea became an actual product, that is intellectual property, one can apply to the authority concerned under the development of India for protection of legal right conferred on products such as inventions of book, पेंटिंग, सॉन्ग, सिंबल, नेम। अब आप समझ गए होंगे, अगर कोई एक सिंगर है, वो गाना बनाता है, वो सिंग करता है, कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करता है, और वो मैक्सिमम लोगों को या बोल सकते हैं क्राउड एट लार्ज को पसंद आता है, तो जरूर अपने उस एसेट्स को, अपनी मेहनत को, अपने एफर्ट्स को क्या कराएगा, कॉपीराइट कराएगा, और वो बोलेगा वो मेरा एसेट है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको कोई दूसरा पर्सन उसी तरीके से यूज नहीं कर सकता। तो वो क्या करा रहा है, वो उसका आईपीआर करा रहा है, वो उसको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिखा रहा है, वो अपने पेटेंट का यूज करना सिखा रहा है, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब इसकी 2 कैटेगरीज हैं। क्या 2 कैटेगरीज है? देखो, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कॉपीराइट्स। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है विच इंक्लूड्स इन्वेंशंस, जैसे कि जिसका आपने पेटेंट कराया, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब सिंपल इसका एग्जांपल क्या मैं ले लूं, जैसे मान लो जो वायरस आजकल चल रहा है, कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है, पूरी दुनिया इस पे क्या काम कर रही है, इस पे रिसर्च कर रही है। ईच एंड एवरी हॉस्पिटल, इवन एन इंडिविजुअल डॉक्टर इज रिसर्चिंग ऑन दिस वायरस and how to tackle with this disease and what medicine could be made so that people can be prevented with this पैंडेमिक, राइट। तो दिस इज व्हाट अ रिसर्च। अब जितनी कंपनीज हैं, जितनी फार्मा कंपनीज हैं, एवरी कंपनीज आर डे बाय नाइट इस पे काम कर रहे हैं। अब जो कंपनी इस पे सक्सेसफुल होगी, है ना, या जो कंपनी इस पे बेस्ट रिजल्ट देगी, वो कहीं ना कहीं उसका क्या कराएगी, बताओ आप, पेटेंट कराएगी, ताकि उसी वैक्सीन को, उसी फॉर्मूले को कोई दूसरी कंपनी अपने नाम से सेल ना करे। दिस इज व्हाट समथिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट योर पेटेंट। कॉपीराइट्स, अब देखो दूसरा क्या है हमारे पास कैटेगरी, कॉपीराइट। इसमें क्या है,
इट इंक्लूड्स लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क सच एज नॉवेल्स लिखा कोई आपने कोई पोएम लिखी या कोई फिल्म बनाई या म्यूजिकल वर्क किया या कोई आर्टिस्टिक वर्क किया या किसी भी चीज़ पे ड्राइंग या पेंटिंग आपने कर दी, समझ गए, या कोई आपके पास चीज़ ऐसी है जो समथिंग यूनिक है, तो उसका आप क्या करा सकते हो, कॉपीराइट कर सकते हो। जैसे मैं अपने नोट्स जिस डिज़ाइन से मैंने बनाए हैं, जो पिक्चर्स मैंने डाली हैं, द वे आई प्रेजेंटेड माई नोट्स, आई कैन मेक माई नोट्स कॉपीराइट so that other writer or teacher cannot copy with it, right? These are two broad categories of what intellectual property. First is of industrial property and second is of copyright. Last is why is IPR important, why intellectual property right is important, why people or companies or individuals are taking IPR, why they are not are ready to take a risk of just giving free or something, they are afraid of something कि कोई कॉपी कर लेगा, क्यों ऐसा हो रहा है। देखो अब इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, आईपीआर से क्या होता है, इट इनकरेज क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन सच एज कैंसर क्योर मेडिसिन। अब इसमें कैंसर क्योर मेडिसिन आ तो गया, लेकिन इसमें क्या लिखा जाना चाहिए, जो आजकल चल रहा है कोविड-19 जैसी बीमारियों को, जब आप कोई चीज एक बड़ी महामारी से लड़ते हुए कोई चीज आप बनाते हो, इन्वेंशन करते हो, तो आपको नहीं लगता कि उसका आपको आईपीआर कराना चाहिए, आपको नहीं लगता कि उसके लिए आपको एक कॉपीराइट लेना चाहिए ताकि दूसरी कंपनी उसका मिसयूज और आपकी मेहनत का पैसा किसी और को ना मिले, राइट। उसके बाद इट इंसेंटिव्स इन्वेंटर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स एटसेट्रा फॉर देयर वर्क। अब देखो अगर आप किसी चीज को रजिस्टर्ड कराते हो, किसी चीज की किसी लोग की मेहनत को कॉपीराइट कराते हो, तो कहीं ना कहीं उससे इसको एक मोटिवेशन मिलता है कि मैंने जो वर्क किया है दैट इज अ यूनिक एंड दैट पीपल कैन नॉट सेम कॉपी माई एफर्ट्स। तीसरा क्यों जरूरी है आईपीआर, इट अलाउ द वर्क क्रिएटेड बाय पर्सन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक only with his or her permission, therefore it help in prevention of loss of income। अब जो मैंने काम एक साल में किया, जिस रिसर्च को करने में मुझे एक साल लग गए, आप उसको सीधा कॉपी करके एक मिनट में दे रहे हो, तो मेरा तो बहुत बड़ा लॉस है। तो ये चीजें ना हो, लोग दूसरों के एक्सपीरियंस को और टाइम को रिस्पेक्ट करें, दैट इज व्हाई आईपीआर इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ, it help authors, creators, developers and owners to get recognized for their work। जो आप काम करते हो, आप उस काम के लिए फेमस हो जाओ, जो आप काम करते हो लोग उसको उसके आपसे नाम से जाने कि दिस वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय दिस कंपनी एंड दिस साइंटिस्ट, दिस बुक हैज बीन रिटन बाय दिस पब्लिशर एंड दिस राइटर, दिस थ्योरी हैज बीन डेवलप्ड बाय दिस पर्सन एंड दिस एट दिस ईयर, राइट। तो ये है आईपीआर का कॉन्सेप्ट। अब ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कल के दिन आप बिजनेस करोगे, कल के दिन आप इंडस्ट्री खोलोगे, कल के दिन आप कोई सर्विस करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, अगर वो इनोवेटिव है, अगर वो न्यू है, अगर वो ब्रांडेड है, तो आप भी उसका आईपीआर कराओ। ये चैप्टर आपको सिखाता है, और दूसरे के कॉपी फॉर्मूले को पेस्ट मत करो, यही ये चैप्टर, यही ये टॉपिक आपको सिखाता है, राइट। तो ये आईपीआर का कॉन्सेप्ट के बाद हमारा ये पूरा चैप्टर जो था स्मॉल स्केल बिजनेस, जिसके अंदर 2 टॉपिक ऐड हुए थे, एंटरप्रेन्योरशिप और आईपीआर, अब हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा 9 चैप्टर शुरू होता है, राइट। तो यहाँ तक आप अपनी बुक से जो भी आप रेफर करते हैं उसको रीड करें, और जितने डाउट्स हो सकते हैं आप मुझसे पूछिए, राइट। थैंक यू सो मच।